हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो बच्चों, एक बार आप लोगों का फिर से मोस्ट वेलकम है आपके अपने खुद के चैनल जैन ट्यूटर में। तो चलिए, यहाँ पे हम कर रहे हैं क्लास 10th फोर्स चैप्टर। आपका चल ही रहा है फर्स्ट, और ये वीडियो का पार्ट 2 है। इससे पहले के हम कुछ टॉपिक कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक का जो नाम है बच्चों, वो क्या है? मोमेंट ऑफ फोर्स, जिसको बच्चों हम क्या बोलते हैं? टॉर्क कहते हैं। अब इस क्वेश्चंस को, इस हेडिंग को, यानी कि इस टॉपिक को कराने से पहले बच्चों, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, जो आपको आपकी पढ़ाई को बहुत ज़्यादा आसान करेगी और इस चीज़ को समझने में भी आपको बहुत आसानी हो जाएगी। वो क्या? देखिए बच्चों, हम सब जानते हैं कि जो कंप्यूटर होता है, हमसे पूछा जाए कि बच्चों कंप्यूटर किस लैंग्वेज को जानता है, तो मैं समझता हूँ 80% बच्चे बहुत आराम से जवाब दे देंगे। सब बच्चे 80% जो बोलेंगे वो यही कहेंगे कि सर, हमें मालूम है कि कंप्यूटर किस लैंग्वेज को जानता है। कंप्यूटर जानता है बाइनरी लैंग्वेज को। बाइनरी लैंग्वेज का मतलब होता है 0 1। यानी कि कंप्यूटर को आप बच्चों कोई भी कमांड देते हो कीबोर्ड से या माउस से, जो भी इनपुट देते हो, वो उस इनपुट को 0 1 1 के रूप में तोड़ लेता है और आपकी बात को उसमें कन्वर्ट करके वो समझ लेता है कि आप उससे क्या करवाना चाहते हैं। ठीक है। अब यही बात मैं आपसे कहता हूं बच्चों, कि हमारा जो माइंड होता है, दिमाग जिसे बोल सकते हैं आप, वो किस लैंग्वेज को जानता है। अगर यदि ये आंसर हमें पता चल जाए, तो आप बिलीव करिएगा कि जो भी हम पढ़ाई हायर से हायर लेवल की भी करते हैं ना बच्चों, तो वो पढ़ाई आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी, चाहे वो डॉक्टरी हो, चाहे वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई। अब बस यही आपको पता लगाना पड़ेगा कि कभी आपने ये नहीं सोचा कि बच्चों, हमारा जो माइंड है वो किस लैंग्वेज को जानता है। तो जो बच्चे इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज वो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि हमारा माइंड किस लैंग्वेज को जानता है। तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि अलग अलग बच्चों जो अलग अलग प्रकार के होते हैं, उनके अपने अपने क्या व्यू होते हैं। लेकिन मैं आपको अभी इसी समय मुझे इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना पड़ेगा, ताकि मैं इस टॉपिक को भी अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। साथ में फिजिक्स तो बहुत ही आपके लिए मैं आसान करने वाला हूँ, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो देखिए बच्चों, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ, आप बहुत आराम से समझ जाएंगे कि माइंड हमारे किस लैंग्वेज को जानता है। अब बहुत से बच्चे, जैसे कि मैं भी हिंदी में बात कर रहा हूँ, तो बहुत से बच्चे कह सकते हैं हिंदी को समझ रहे हैं हम, तो हिंदी जान रहा है। इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो इंग्लिश को, फिजिक्स में बात कर रहे हैं, फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं फिजिक्स। नहीं, ऐसा नहीं है। सही मायने में तो हमारा जो माइंड है बिल्कुल बुद्धू है हर एक चीज में। ना उसे इंग्लिश आती है, ना हिंदी आती है, ना फिजिक्स आती है, ना केमिस्ट्री आती है, ना मैथ आती है। अब बच्चों, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैं ऐसी बात क्यों कर रहा हूं और ऐसा क्यों बोल रहा हूं। मैं आपको विद प्रूफ बताता हूं, वो कुछ भी नहीं जानता। वो सिर्फ एक चीज जानता है। वो क्या बच्चों? उससे पहले मैं आपको एक बात समझाता हूं, तो आप समझ जाएंगे मैं क्या, किस बात को मैं आपको रिप्लाई करूंगा कि माइंड किसको जानता है। भाई बहन जो होते हैं वो आपस में डेली लड़ते रहते थे। तो डेली लड़ते 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 क्या होते थे कि जब भी उनके पिताजी घर पे लौट के आते थे, तो भाई जो था अपनी छोटी बहन को अक्सर मारा करता था या उसे डांटा करता था। और बहन उससे शिकायत कर देती थी अपने पापा से कि वो पापा मुझे भाई मारता है, तो वो पापा ज्यादातर तो इग्नोर ही कर देते। लेकिन एक दिन ऐसा करते करते बच्चों, इतनी बात बढ़ गई कि पापा को एक दिन बहुत गुस्सा आ गया। तो उसने उनकी छोटी बहन जो बेटी थी उससे पूछा, लाओ का तुम बहुत शिकायत करते हो, आज मैं तुम्हारे भाई से बात करता हूँ। तो वो उसके भाई से बात करने लग गए, यानी कि अपने बेटे से बात कर रहे थे कि तुम क्यों परेशान करते हो, क्यों इसको तंग करते हो। बहुत गुस्सा कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन बस क्या नहीं कर रहे थे, उसको मार नहीं रहे थे। अब अचानक से बच्चों, क्या होता है कि उनकी मदर बीच में आ जाती है। अगर बच्चों, जब मदर बीच में आती है, तो मदर ने सिर्फ एक बात कही होती है बच्चों, क्या? मदर ने एक बात कहती है कि चलो छोड़ो, अब जाने भी दो, मारो मत, मारो मत। इसका मतलब, जो उनके पिताजी इतनी देर से उस बेटे पे गुस्सा कर रहे थे, उसको डांट रहे थे, वही चल रहा था, लेकिन मार नहीं रहे थे। जैसी उनकी पत्नी, यानी कि बेटे की मां से ये वर्ड निकला कि छोड़ो भी, जाने दो, मारो मत, तो दिमाग ने एकदम से कैच कर लिया। क्या चीज कैच करा? मारो। अब मारो, हम जानते हैं कि मारने का मतलब पीटना होता है। तो ये माइंड ने एकदम से कैच कर लिया, ये उसकी इमेज बन गई मारो की। तो वो एकदम से, अब तक पीट नहीं रहे थे, तो अब दे दनादन, दे दनादन, दे दनादन, बच्चे को पीटना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि वो इतने गुस्से में थे कि उनके माइंड ने केवल एक ही बात पकड़ी, मारो। अब मत का तो कोई मतलब ही नहीं है ना, मत तो कोई इमेज नहीं है। तो आप समझ गए कि मैं यहां पे क्या कहना चाह रहा हूं,
कि जो माइंड होता है बच्चों वो हमारी एक ही बात को जानता है, वो है क्या, इमेजेस। ठीक है, अगर आप पढ़ाई को इमेजेस के रूप में पढ़ते हैं तो वो बहुत आसान नजर आती है आपको, क्योंकि बच्चों आपको छोटी क्लास में जब होते हैं तो हर एक चीज की पिक्चर दिखाई जाती है। जैसे कि ये बुक है बच्चों, तो ये वो बुक के नाम से आपको पढ़ाया जाता है, बी फॉर बुक। ये मार्कर है तो एम फॉर मार्कर, पी फॉर पेन, इस तरह से आपको दिखा दिखा के ए फॉर एप्पल करके दिखाया जाता है। तो बस अगर बचपन की पढ़ाई को भी आज के समय में हम पढ़ेंगे तो भी ये पढ़ाई वैसी बहुत आसान हो जाएगी। अब देखिए, जैसे कि मैं आपको अपने टॉपिक पे आता हूं वापस, कि जैसे मैंने कहा कि बच्चों की, जैसे कि मैंने कहा बोर्ड, तो आपके दिमाग में बोर्ड की पिक्चर आ गई। मैंने कहा फैन, तो पंखे की पिक्चर आ गई। मैंने कहा पेन या मार्कर, तो आपके दिमाग में पिक्चर आ गई मोबाइल, मोबाइल की पिक्चर आ गई। टीवी, टीवी की पिक्चर आ गई। अब मैंने बच्चों आपसे क्या कहा, मैंने आपसे क्या कहा बच्चों, कि वर्क बताओ, वर्क। अब वर्क क्या चीज है बच्चों, वर्क जिसको हमने पढ़ चुके हैं काफी समय पहले, 9th में भी आया हुआ हमारा टॉपिक वर्क। तो आप वर्क, अब आपके दिमाग में ये माइंड में आएगा कि सर कौन से वर्क की बात कर रहे हैं, पढ़ने की बात कर रहे हैं, पढ़ने का वर्क कर रहे हैं, खाने का वर्क कर रहे हैं। तो यहां आप ब्लैंक हो गए, क्योंकि आपके माइंड ने वो इमेज नहीं पकड़ी कि जिसका आप रिप्लाई कर सके। बिकॉज वर्क क्या होती है, वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का क्या होती है, प्रोडक्ट होती है। यानी कि ये वर्क जो हम साइंस की लैंग्वेज में बोलते हैं, वो एक प्रकार की हमारी क्या होती है बच्चों, कैलकुलेशन होती है, बस। अब यहां पे इसकी कोई इमेज नहीं थी, तो आपने इसकी इमेज खुद से तैयार कर ली। कैसे आपने तैयार कर लिया, कि वर्क का फॉर्मूला कितना होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं। तो वर्क इज डिफाइंड एज द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये आपने क्या करा, उस वर्क की इमेज बना डाली अपने माइंड में। ठीक है, अब एक एग्जांपल मैं आपको और बताता हूं बच्चों। जैसे कि हम किसी जगह जाते हैं और उस जगह जाके हम फिर कभी वहां से मतलब 20 साल 25 साल बाद फिर उसी जगह पे दोबारा जाते हैं, तो हमें वहां जाने से पहले ही वो बातें याद आने लगती है हमारे माइंड को कुछ कुछ की, कि हम यहाँ पे आ चुके। क्योंकि माइंड वहां से क्या चीज लेके चला गया, आपके इमेजेस भर के चला गया अपने माइंड में। उसने माइंड में अपनी इमेजेस भर दी वहां की पिक्चर, वहां की जगह की। तो वो क्या करता है, माइंड हमारा किस लैंग्वेज को समझता है, वो है इमेजेस। अगर आपने किसी भी चीज को इमेजेस के रूप में अपने माइंड में स्टोर कर रखा है बच्चों, तो वो उससे तुरंत आंसर, उसका रिप्लाई आ जाएगा। कि आप जब कभी उस इमेजेस के बारे में बात करेंगे, जैसे मैंने कहा वर्क, वर्क को मैंने इमेज क्या बनाया कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट है। तो आपके दिमाग से तुरंत इसका आंसर कहीं ना कहीं जाके स्टोर हो गया माइंड में। और जब तक बच्चे इमेजेस नहीं होती है, तो माइंड वहां पे जाके ब्लैंक हो जाता है कि आप उससे क्या चीज पूछना चाह रहे हैं, क्या पता करना चाह रहे हैं, तो वो वहां पे ब्लैंक हो जाता है, उसे कुछ नहीं पता चलता। तो चलिए, ये तो मैंने आपको बच्चों थोड़ा सा आपके माइंड को बढ़ाने की भी एक टेक्निक बताइए, कि अपने माइंड को अगर इंक्रीज करना चाहते हैं तो उसका भी मैं आपको एक दिन आंसर बताऊंगा। माइंड, हाउ कैन बी इंक्रीज आवर माइंड्स, हम अपने माइंड को किस प्रकार से इंक्रीज करते हैं, क्या हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसका रिप्लाई मुझे कमेंट्स में करिएगा। नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अपने माइंड को हम इंक्रीज कितना कर सकते हैं और कैसे करेंगे। क्या उसके लिए कोई मार्केट में कोई दवाई मिलती है, जैसे लाइक बॉर्नवीटा हो गया या बूस्टर हो गया, या कोई कहते हैं मक्खन खा लो तो उससे ही बढ़ जाता है, कोई कुछ कहता है घी खा लो देसी उससे बढ़। तो इससे प्लीज मुझे आप कमेंट्स करिएगा कि हाउ कैन बी इंक्रीज आवर माइंड्स। तो मैं आपको इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो का जब पार्ट पढ़ाऊंगा तो मैं स्टार्टिंग में ही आपको बता दूंगा। तो चलिए अब मैं अपने टॉपिक को स्टार्ट करता हूं। यहाँ पे हमारा टॉपिक है मोमेंट ऑफ फोर्स। जैसे कि मैंने बच्चों कहा कि मोमेंट ऑफ फोर्स, यहाँ पे कोई इमेज नहीं है। अब जिसकी इमेज नहीं है, उसकी इमेज आपको खुद से तैयार करनी है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कैसे। देखिए, इसको मोमेंट ऑफ फोर्स को हम टॉर्क भी बोलते हैं। तो यहाँ पे इमेज आपको बनानी है कि मोमेंट ऑफ फोर्स कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी थिंक नहीं है जिसको हम एकदम से माइंड में लिया है। तो इसकी इमेज बनाने के लिए क्या होता है बच्चों, ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इसको मोमेंट ऑफ फोर्स यानी कि टॉर्क को हम लिखते हैं टाउ से। हालांकि अभी आपकी क्लास में इसको टाउ से रिप्रेजेंट नहीं किया गया, लेकिन जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ते जाएंगे तो टॉर्क को हम किससे लिखेंगे, टाउ से। फिलहाल मैं यहाँ पे टाउ लिख देता हूँ। ये जो मोमेंट ऑफ फोर्स होती है वो कैलकुलेशन होती है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। कैसे, मैं समझाता हूं। जैसे गाय है, गाय को हमने रस्सी से बांध दिया।
अब अगर वो आगे बढ़ना चाहेगी, नहीं बढ़ेगी, तो यहाँ पे जब बढ़ेगी तो इसको इसके अकॉर्डिंग मतलब उसको सर्कुलर पाथ में ही वो रोटेट हो चुकेगी, जिसको हमने पहले के वीडियो के पार्ट 1 में जब मैंने पढ़ाया था आपको पाइवेटेड पॉइंट के बारे में, तो बताया था रोटेशनल मोशन क्या होता है। तो जो बच्चे यहाँ पे नहीं देख पा रहे वो वीडियो के पार्ट 1 में जाके समझ सकते हैं। तो यहाँ पे रोटेशनल मोशन की बात की थी, तो यहाँ पे जब आगे बढ़ेगी तो यहाँ पे एक फोर्स लगेगा, ये आपका रोटेशनल पॉइंट, ये आपका क्या हो गया, एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गई, जिसके चारों ऑब्जेक्ट घूम रहा है। अब यहाँ पे हमने कोई फोर्स लगाया तो ये हमारा यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या लगा, फोर्स। तो ये लाइन यहाँ से फोर्स, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है इस लाइन को बोलेंगे लाइन ऑफ एक्शन, और इसकी जो एक्सिस से डिस्टेंस होती है वो भी परपेंडिकुलर, इट मीन 90 डिग्री। तो ये जो जितना फोर्स हम यहाँ पे लगा रहे हैं और जितना ये फोर्स जो एक्सिस से जितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, उन दोनों के प्रोडक्ट को हम क्या बोलेंगे, मोमेंट ऑफ फोर्स। तो बच्चों मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, मैं इसकी डेफिनेशन आपको लिखता हूं। शॉर्ट में हमने समझ लिया कि मोमेंट ऑफ फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। चलिए मैं लिखता हूं, मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड, इसको परपेंडिकुलर शॉर्ट में बना दिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। और इसको किससे वैसे हम लिखते हैं, टाउ से। तो इसका फॉर्मूला होता है टाउ बराबर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं इसकी यूनिट की भी, क्योंकि यहाँ पे बच्चों बोर्ड में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था एसआई और सीजीएस यूनिट में क्या रिलेशन होता है मोमेंट ऑफ फोर्स की, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मोमेंट ऑफ फोर्स, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द सीजीएस एंड एसआई यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स। तो देखिए, अगर मैं इसकी एसआई यूनिट के बारे में बात करूं तो मोमेंट ऑफ फोर्स की यूनिट क्या होगी, फोर्स की क्या होती है बच्चों, न्यूटन, और डिस्टेंस की क्या होती है, मीटर। और अगर मैं इसकी सीजीएस यूनिट की बात करूं तो सीजीएस यूनिट न्यूटन, सीजीएस में फोर्स की जो यूनिट होती है वो न्यूटन की जगह क्या होती है, डाइन, और मीटर की जगह क्या आ जाता है, सेंटीमीटर। तो एसआई यूनिट होती है मोमेंट ऑफ फोर्स की न्यूटन मीटर, और सीजीएस यूनिट होती है आपकी डाइन सेंटीमीटर। और इन दोनों में रिलेशन पूछा गया है बच्चों बोर्ड में कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एसआई एंड सीजीएस यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स। तो देखिए वो कैसे निकालेंगे, तो हम जानते हैं एसआई यूनिट कितनी होती है, न्यूटन मीटर, इसको 1 न्यूटन मीटर ले लेते हैं। न्यूटन को डाइन में करते हैं तो एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, 10⁵ डाइन होते हैं। एक मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 10⁵ और 100 को लिख सकते हैं 10⁵2 डाइन सेंटीमीटर। और यहाँ पे एक न्यूटन मीटर में कितना हो गया, 10⁷ डाइन सेंटीमीटर। तो ये हमारा रिलेशन हो गया, ये हमारी कौन सी यूनिट कहलाती है, एसआई यूनिट, और ये कौन सी कहलाती है हमारी सीजीएस यूनिट। तो एक न्यूटन मीटर में कितने होते हैं, 10⁵ डाइन सेंटीमीटर होते हैं। तो ये रिलेशन आपका क्या हो गया, एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स में। तो ये पूछा गया है बोर्ड में, 2 बार बोर्ड में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो आप इसको जरा ध्यान में रखिएगा। बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर आपको मेरे संग फिजिक्स पढ़नी है तो बच्चों स्क्रीनशॉट लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद बच्चों क्या है कि आप जब अपनी सेल्फ स्टडी करें तो अपनी लैंग्वेज में भी खुद नोट्स को बनाते हुए चलिए। ऐसा नहीं कि आप स्क्रीनशॉट लेके अपने फ़ोन में सेव कर लें, इससे पढ़ाई नहीं होगी। जैसा जैसा पढ़ते जाए आप डेली मेरे संग पढ़ते रहिए, और स्क्रीनशॉट लेके उसको बाद में अपने नोट्स के रूप में प्रॉपर लिख लीजिए। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे क्या है, अब देखिए यहाँ पे इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चों, रीजंस के तौर पे इसी टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। किस तरीके से आते हैं,
तो पहले उसके लिए हम पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। जैसे अभी हमने समझा कि जब हम फोर्स लगाते हैं किसी एक्सिस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस के अकॉर्डिंग तो वहां पे टॉर्क प्रोड्यूस होता है। अब देखिए जैसे कि मैं आपको कहूँ ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, पाइवेटेड पॉइंट है। पाइवेटेड पॉइंट मैं बता चुका हूँ जिसके अराउंड बॉडी रोटेट करती है, तो ये एक पाइवेटेड पॉइंट है। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से फोर्स लगाऊं ए पॉइंट से, और अगर मैं बी पॉइंट से फोर्स लगाऊं और सी पॉइंट से फोर्स लगाऊं, तीनों पॉइंट से मैं हर बार अलग अलग करके फोर्स लगा के देखता हूं, तो ये बॉडी बच्चों क्या होती है, रोटेट होना शुरू हो जाती है। इस तरह से ये रोटेट होना शुरू हो जाएगी। तो मैं आपसे ये पूछूं कि कौन से वाले पॉइंट से फोर्स हम आसानी से लगाएं ताकि बॉडी इजीली क्या हो जाए, रोटेट हो जाए। तो आपका यहाँ पे रिप्लाई कौन सा होना चाहिए कि ए पॉइंट पे फोर्स लगाए तब आसानी से रोटेट हो जाए, या बी पे या सी पे। तो जो आंसर है, राइट आंसर है वो सी। यानी कि इसका ये टॉर्क का भी फॉर्मूला पढ़ा हमने, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। टाउ को बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क। तो ये क्या होता है, जितना ज्यादा आपकी ये डिस्टेंस बढ़ेगी, दोनों ही बातों पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स पे भी और डिस्टेंस पे भी। तो अभी हम यहाँ पे बात करते हैं डिस्टेंस की। जितनी ज्यादा ये डिस्टेंस बढ़ेगी उतना, अगर इसको हम डिफाइन कर ले, डी निकाल ले, तो डी बराबर कितना होगा बच्चों यहाँ पे, टाउ अपॉन एफ। इसका मतलब डी जो है डी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टाउ के, और डी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। इसका मतलब जो ये हमारे पास जो पॉइंट थे, ये हमारी डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो यहाँ की डिस्टेंस ज़्यादा है, और ये बी पॉइंट और ए पॉइंट और जो सी पॉइंट थे, तो ए की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम है, बी की भी कम है, सबसे ज़्यादा किसकी डिस्टेंस ज़्यादा है, सी की। यानी कि हम बिल्कुल एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितना ज़्यादा से ज़्यादा दूर हटके फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा टॉर्क बनेगा। टॉर्क क्या करेगा, उस बॉडी को आसानी से रोटेट करा देगा। और किस तरीके से, जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी उतना कम फोर्स लगेगा। जितना हम कम फोर्स लगाएंगे उतना हम बॉडी को इजीली रोटेट करा सकते हैं। अब देखिए इस पे, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, इस पे कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए मैं एक आध क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करता हूँ किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि बच्चों ये डोर के ऊपर क्वेश्चन आता है कि ये हमारा दरवाजा है, ठीक है, लाइक दिस। ये आपका क्या है बच्चों, यहाँ पे डोर है, और ये यहाँ पे क्या होते हैं, हिंज लगे होते हैं। हिंज जानते हैं बच्चों क्या होता है? ये क्या आपका हिंज, ये दोनों हमारे हिंज है। हिंज बोलते हैं कब्जों को। हिंज वो होते हैं जिसके अलोंग दरवाजा क्या करता है, रोटेट करता है। ये दरवाजा जो है वो आपका रोटेट कर रहा है, यानी कि इसको खोलने और बंद करने में ये इस पॉइंट, इधर यहाँ से ये पाइवेटेड पॉइंट है। पाइवेटेड का मतलब फिक्स है, यानी कि दरवाजे का एक एंड बिल्कुल फिक्स है, वो अपनी जगह से नहीं हट सकता। अब देखिए दूसरी जगह से हम किस जगह से फोर्स लगाए। अब देखिए आपने नोटिस करा होगा, जो दरवाजे पे हैंडल लगा होता है वो यहाँ कहीं बीच में नहीं लगाते हैंडल, वो बिल्कुल किनारे पे लगाते, कहीं पर भी लगा दे, लेकिन इस हिंज से काफी दूर जितना पॉसिबल हो सके, तो यहाँ कहीं हम दरवाजे पे एक हैंडल दे देते। क्या करने के लिए, यहाँ पे पकड़ने के लिए, इसको फोर्स लगाने के लिए, कि जितना ये इससे आपकी डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितना ज्यादा से ज्यादा दूर होगा, तो उस पे टॉर्क भी क्या लगेगा, उतना ज्यादा लगेगा। और टॉर्क क्या करेगा, इस दरवाजे को आसानी से रोटेट करा देगा। रोटेट का मतलब हो गया ओपन और क्लोज, डोर को आसानी से ये ओपन और क्लोज कर देगा, वो भी एक बहुत कम स्मॉल फोर्स के। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली जानते ही है कि अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो फोर्स हमारा बहुत कम हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे इस हैंडल को अगर हम यहाँ ना लगा के बच्चों इस हिंज के पास लगा दे, यहाँ पे लगा दे बिल्कुल नजदीक इसके, और फिर यहाँ पे पकड़ के खोले या बंद करे, तो आप खुद फील कर लेंगे कि हमें बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी दरवाजे को खोलने या बंद करने के लिए। तो क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे आता है कि जो डोर होते हैं उसको ओपन और क्लोज करने के लिए जो हैंडल होता है वो हिंज यानी कि कब्जों से दूर क्यों होता है।
तो दूर इसलिए होता है ताकि उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से है वो क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। जब डिस्टेंस ज़्यादा मैक्सिमम होगी तो टॉर्क भी ज़्यादा लगेगा। इट मीन्स कि वो दरवाज़ा आसानी से रोटेट हो जाएगा, ओपन भी कर सकते हो उससे और क्लोज भी कर सकते हैं, और बहुत कम फोर्स लगा के हम इसका काम कर सकते हैं। तो एक तो क्वेश्चन यही हो गया, और दूसरा क्वेश्चन मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, पूछा गया है। तो मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ कि बोर्ड में क्वेश्चन क्या पूछा गया है। 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन मैं पूरा पूरा लिख देता हूँ, मेरे को प्रॉपर ध्यान नहीं कहता था। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया है वाई। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि जो जैक स्क्रू क्या होता है उसमें लॉन्ग आर्म क्यों प्रोवाइड होती है। तो बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ कि सबसे पहले तो आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं ना, तो उसकी इमेज जब तक आप नहीं समझेंगे क्वेश्चन समझ में नहीं आए। तो पहले तो आपको ये समझना है कि जैक स्क्रू क्या होता है, तभी आप इस क्वेश्चन को समझेंगे ना। तो जैक स्क्रू क्या होता है बच्चों, जैक स्क्रू क्या होता है, चलिए मैं आपको मोबाइल पे निकाल के दिखाता हूँ ताकि उसकी पिक्चर क्लियर हो जाए। एक मिनट वेट करिए। ये बच्चों, ये जैक स्क्रू कुछ इस टाइप का होता है। ये देखिए, ये हमारा जैक स्क्रू है। यहाँ पे ये हैंडल लगा हुआ है, इस हैंडल को हमें रोटेट कराना पड़ता है ताकि ये जैक इसको ऊपर को, क्या इसके ऊपर हम कोई भी वजन लगाए तो वो ऊपर को उड़ जाए। यहाँ पे जैक स्क्रू का यूज़ कहाँ करते हैं, जब गाड़ी मतलब कि कहने का मतलब बस है, ट्रक है, अगर उसका टायर पंचर हो जाता है तो उसको ऐसे हम रिपेयर नहीं कर सकते। तो हम उसको जैक की मदद से, ये जैक जैसे जैसे इस हैंडल को हम रोटेट कराएंगे तो जैक ऊपर को उठता जाएगा, और ऊपर को उठेगा तो उस पर जो भी लोड होगा वो भी ऊपर को उठ जाएगा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो जैक स्क्रू होता है उसकी लॉन्ग आर्म क्यों रखी जाती है। ये जो लॉन्ग आर्म है, तो मैं चलिए अब यहाँ पे बना के दिखाता हूँ आपको। जैसे कि ये आपका एक्सिस पॉइंट है, और यहाँ पे हमें फोर्स लगाना है। तो जो जो जिस पे हम फोर्स लगाना पड़ता है, इसको एक ही तरफ बना देते हैं। तो ये जो है वो लॉन्ग आर्म इसकी क्यों रखी जाती है। लॉन्ग आर्म रखने का मतलब बच्चों यहाँ पे ये है कि जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी तो उतना रोटेशन करने में हमें आसानी होगी, टॉर्क की वैल्यू ज़्यादा लगेगी और फोर्स क्या लगेगा, कम, और हम उसको आसानी से उठा देंगे। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे बच्चों, जैक स्क्रू प्रोवाइड विद अ लॉन्ग आर्म बिकॉज टू इंक्रीज perpendicular distance from the axis of rotation. As a result, torque, टॉर्क को बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स भी, बिकम लार्ज एंड फोर्स बिकम स्मॉलर टू लिफ्ट द ऑब्जेक्ट, टू लिफ्ट द बॉडी, या ऑब्जेक्ट कुछ भी ले सकते हैं आप। तो क्या मतलब है कि जितना ज़्यादा हम उसको, जहाँ पे हम फोर्स लगा रहे हैं उसकी जितनी ज़्यादा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो टॉर्क की वैल्यू उतनी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। और टॉर्क की वैल्यू ज़्यादा होगी तो उसको हम आसानी से घुमा सकते हैं और बहुत कम फोर्स लगा के, ताकि बॉडी जो है वो लिफ्ट कर जाए, ऊपर को उड़ जाए। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया था। और एक क्वेश्चन मैं और बताता हूँ आपको। इस तरह से पूछा जाता है फ्लोर ग्राइंडर। फ्लोर ग्राइंडर क्या होता है बच्चों, देखिए पहले के ज़माने में जो हम गेहूं को पीसते थे, आज के ज़माने में जो पीसे जाते हैं वो तो ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन से पीसे जाते हैं, चक्की में जाते हैं, वहां पर दिए जाते हैं आराम से। लेकिन बच्चों पुराने के समय में जो फ्लोर ग्राइंडर था वो एक ऐसे करके, एक तो बिल्कुल फिक्स होता था पल्ला और एक ऊपर होता था, तो उसके ऊपर घुमा घुमा के यूं करके उसको रख के पीसा जाता। आजकल ये पता कहाँ यूज होता है, जब किसी को जेल हो जाती है ना, तो जेल में सजा दी जाती है कि गेहूं को उसी से पिसवाया जाता है, क्योंकि उसमें बहुत ताकत लगती है।
तो इसलिए पहले के लोग ताकतवर भी होते थे क्योंकि वो अपना सारा काम फिजिकल करते थे, अपने खुद के द्वारा करते थे। आज वही काम मशीन कराती है। फिलहाल क्वेश्चन ये पूछा जाता है, जो फ्लोर ग्राइंडर होता है, ये फ्लोर ग्राइंडर है, पता नहीं क्या बन गया ये, अंडा बन गया, क्या बन गया, तो दोबारा बना लेते हैं। तो ये फ्लोर ग्राइंडर होता है, ये इसमें बीच में एक होल होता है और ये एक फिक्स होता है, इसी के ऊपर एक दूसरा लगा होता है, ये मैं ऐसे बना देता हूँ, और उस पे एक हैंडल लगा होता है बच्चों, यहाँ पे ये हैंडल, इस हैंडल को पकड़ के हम यूं करके घुमाते हैं, बहुत ताकत लगानी पड़ती है। तो ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो हैंडल होता है वो रोटेशनल, ये पॉइंट है, इससे दूर क्यों होता है। दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं बच्चों, कि वो जो हैंडल होता है फ्लोर ग्राइंडर का, वो एक्सिस से ज्यादा दूर क्यों होता है। एक तो ऐसे पूछा जाता है, दूसरा क्वेश्चन ये ही पूछ लिया जाता है कि जो हैंडल है वो रिम से पास क्यों होता है। रिम क्या है, ये आउटलाइन को हम रिम बोलते हैं। तो ये देखिए, ये रिम हो गया, तो रिम से ये पास में हो गया। दोनों का मतलब बात एक ही कह रहा है, इधर से कहेंगे तो ज्यादा डिस्टेंस है और इधर से कम। तो या तो वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से बात करता है तो डिस्टेंस मैक्सिमम को लेके बात करेगा, और अगर वो रिम से बात करता है तो वो रिम से डिस्टेंस क्या होगी, पास होगी। तो दोनों का मतलब एक ही है, कान को इधर से पकड़ो, कान को उधर से पकड़ो, तो कान तो एक ही है ना आपका, कि कान पकड़ा गया बस, बिल्कुल। कभी वो एक्सिस से क्वेश्चन बना के पूछता है, कभी वो रिम से। अगर एक्सिस से पूछता है तो वो डिस्टेंस क्या पड़ेगा, ज्यादा करके पूछेगा कि डिस्टेंस ज्यादा क्यों रखी जाती है, और अगर वो रिम से पूछता है तो डिस्टेंस क्या रखी जाती है, कम। तो फिलहाल यहाँ पे आप जानते ही है कि जितना हैंडल एक्सिस से जितना ज्यादा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, तो उतना ज्यादा उस पर टॉर्क लगेगा, और उतना ही कम उस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो अभी जो मैंने भी आंसर लिखा था वही आंसर इसका आपको लिखना है, कि ऐसा करने से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, जिसके कारण टॉर्क भी इंक्रीज हो जाएगा, और फोर्स हमारा वहां पे क्या लगेगा, कम लगेगा। तो बच्चों चलो अभी यहीं तक के लिए हम रहने देते हैं, अभी आगे के लिए हम थर्ड पार्ट में आते हैं, और वहां पे मैं आपको वो क्वेश्चन बताऊंगा जो मैंने भी वीडियो में बात करी है, कि हाउ कैन बी इंक्रीज आवर माइंड। बहुत आसान है, अपने माइंड को हर कोई व्यक्ति, ये मेरा प्रॉमिस है, हर व्यक्ति एक चीज जो मैं बताऊंगा उसको करने से आप अपने माइंड को बढ़ा सकते हैं, और वो चीज मार्केट या दुनिया में कहीं नहीं मिलती, वो खुद आपके पास है। क्या है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक्सप्लेन करेंगे उसी चीज को, और साथ में हम आगे के टॉपिक को। चलिए मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।